नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए भाजपा की कोशिशों में जनजातीय जुटाने के लिए नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल 2003 से 2013 तक विधानसभा चुनावों में आदिवासियों का झुकाव भाजपा की ओर रहा, लेकिन क्या वही विश्वास एक बार फिर से भाजपा अब अर्जित कर पाएगी? और विश्वास जीतने के लिए विकास के रोड मैप पर भाजपा आगे बढ़ चली है। विकास का उजियारा आदिवासियों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने की जो पहल अब की गई है, और इसी समीकरण ने एक नया आकर्षण और एक नई धुरी पैदा की है, जो कि आदिवासियों में नजर भी आने लगी है। तो आदिवासी जो कि देश के दिल में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर मुख्य विपक्षी दलों की बात करें तो आगामी चुनावों को देखते हुए साधने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और यदि हम सरकार की बात करें तो सरकार जनजातियों के लिए संकल्पित नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इसके साथ ही साथ सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाया, जो कि ऐतिहासिक दिवस रहा। इसके साथ ही साथ उन्होंने रानी कमलापति को भी विशेष सम्मान दिया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया। और अब यदि हम बात करें तो सरकार इन सभी से एक पायदान आगे बढ़ रही है और खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, जो कि 4 दिसंबर को बलिदान दिवस मनाने वाले हैं, वो भी टंटिया भील का बलिदान दिवस मनाने के लिए सीएम शिवराज खुद पाताल पानी जाने वाले हैं। अंग्रेज उनके नाम से कांपते थे। रॉबिन हुड की उपाधि उनको दी थी। ऐसे अमर शहीद क्रांतिकारी टंटिया मामा सौभाग्य से मध्य प्रदेश की धरती पर खंडवा जिले में उन्हें जन्म लिया था। और उनके बलिदान के बाद उनका अंतिम संस्कार पाताल पानी में हुआ था। 4 दिसंबर उनका बलिदान दिवस है। उनके बलिदान दिवस को श्रद्धा सहित मनाया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन होगा। उनकी स्मृति भी बनी रहे और उससे देशभक्ति की और गरीबों की सेवा की प्रेरणा पाए, ऐसे कई उपाय किए जाएंगे। 4 दिसंबर को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने मैं पाताल पानी आ रहा हूं, आप भी आए। कि बिरसा मुंडा आदिवासियों के महानायक है, जननायक है। भगवान बिरसा मुंडा का आजादी के संघर्ष में ये योगदान है। वो टंटिया भील आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत है, क्रांतिकारी जननायक है। ये सब उनको 18 वर्ष बाद पता चला। वो ऋषि की बात है। चलो चुनाव के बहाने ही सही, चुनाव के बहाने मुख्यमंत्री लोगों के घर सोने गए, लोगों के घर कैसे चूल्हे में खाना बनता है, योगा करके आ रहे हैं, शेविंग बना रहे हैं, तो कम से कम मुख्यमंत्री चुनाव के बहाने लोगों के घर जा रहे हैं, उन्हें याद तो कर रहे हैं। तो यदि बात करें आदिवासियों की, तो आदिवासियों को साधने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। न सिर्फ बीजेपी की हम बात करें तो दूसरी और कांग्रेस भी लगातार यही कोशिश कर रही है कि आदिवासियों को साधा जाए, और इसी को देखते हुए कांग्रेस के द्वारा भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। लेकिन यदि बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी फिलहाल कुछ इन लाइनों पर आगे चल रही है, जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूं। बिना लड़े कोई वीर नहीं होता, बिना त्याग के कोई पीर नहीं होता। ये तो वर्षों की तपस्या है साथियों, वरना कोई भी आदिवासी टंटिया भील नहीं होता। और ये ट्वीट किया गया है, और ये लाइनें भाजपा के कद्दावर नेता ने ट्वीट की है। और कुछ इन्हीं वाक्यों के आधार पर भाजपा अब आगे बढ़ रही है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में प्रबंध संपादक राघवेंद्र सर मौजूद हैं। राघवेंद्र सर, सबसे पहले हम आदिवासियों की ही बात कर लें तो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सबसे पहले हमने देखा कि ऐतिहासिक जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, रानी कमलापति को भी सम्मान दिया गया, और अब एक कदम आगे बढ़ाया है, खुद सीएम शिवराज बलिदान दिवस पर पाताल पानी जाने वाले हैं। देखिए, राजनीति बड़ी दुर्लभ चीज़ है। इसमें जो लोग शीर्ष पर होते हैं वो इतने चतुर होते हैं, इतने समझदार होते हैं कि वो रेत से भी अगर पानी निकलता हो तो वो अवसर नहीं छोड़ते। मुझे लगता है कि पहले ओबीसी, फिर आदिवासी, और उसके पहले कांग्रेस ने किया था अल्पसंख्यकों को वोट बैंक बनाकर अपने पाले में लाने का काम।
ये जो नुस्खे हैं ये पुराने हैं, लेकिन बीजेपी ने इनको अभी पकड़ा है। और ये तब पकड़ा है जब उनको लग गया कि आदिवासियों के थोड़ा सा दूर जाने पर उनके कई राज्यों की सरकार चली गई। उसमें मध्य प्रदेश शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, उसमें हम झारखंड की बात कर सकते हैं। तो ये वो 2-3 राज्य हैं जो सीधे दिखते हैं कि अभी हम तत्काल में जरा सा वोट खिसका और हम हार गए। तो अब जाहिर है कि राष्ट्रीय स्तर पर बने रहना शिखर पर, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी जो आपको सत्ता में बनाए रखने में मदद करेंगे। मुझे लगता है कि आदिवासी जो वोट बैंक है, एक तो वो बहुत सीधे लोग होते हैं, उनको समझाना, उनको एक गांव में शब्द चलता है सुनील जी, पोटना जी, पोटना पुचकारना। तो आदिवासियों को आप जल्दी से पोट सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बातों में प्रश्न आते हैं, वो बहुत लंबे सौदे नहीं करते क्योंकि वो सीधे होते हैं। उनको सिर्फ जंगल में जमीन मिल जाए, पानी मिल जाए, जल मिल जाए और उनका अपनी जो संस्कृति है ढोल ढमाके वाली वो मिल जाए, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इनको साधना बड़ा आसान है। और अब इसमें मैं कहता हूं कि प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है, एक जबरदस्त कंपटीशन हमको देखने को मिलेगा। ये 15 नवंबर से तो स्टार्ट हुआ है इसका आगाज। ये ओलंपिक की तरह आम चुनाव में आप देखेंगे कि हर पार्टी आदिवासियों के पीछे पिल गई है और बेचारे वो सोचेंगे कि ऐसा हुआ क्या 70 सालों में कि अचानक सारे दल हमारे पास चले आ रहे हैं। तो देखना आप कई दिनों में बहुत सारी चीजें दिखेंगी हमको। बिल्कुल सर, देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन अगला सवाल मेरा यही है कि आखिर देश के दिल में तो जनजाति है, आदिवासी है, लेकिन मुख्य विपक्षी दलों की बात करें, बात भले ही भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, हर कोई इन्हें अपने दिल में जगह देने के लिए बेताब है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आदिवासी वोट बैंक आखिर किसके साथ जाएगा। 2003 से 2013 की बात करें तो सर देखा गया इन 10 सालों में आदिवासी वोट बैंक बीजेपी के साथ रहा, लेकिन वक्त बदला, परिस्थितियां बदली और वही वोट बैंक कांग्रेस के पाले में जा गिरा। लेकिन सत्ता बदली और अब एक बार फिर सीएम शिवराज आए हैं और एक बार फिर प्राथमिकता यही कर दी गई है कि अब हमें साधना है तो आदिवासियों को। बेशक मैं एक बार फिर इस चीज़ को दोहराऊंगा, मैंने इसको लिखा भी है कि बीजेपी एक ऐसा दल है जो लोगों के दिलों को जीतना जानता है। कांग्रेस में इंदिरा जी थी, नेहरू जी थे, फिर राजीव गांधी हुए और कुछ समय तक सोनिया जी भी इस काम को करती रही कि लोगों के दिलों पर उन्होंने राज किया। लेकिन सुनील जी, मध्य प्रदेश की बात छोड़िए, देश भर में भाजपा के ऐसे कई नेता हैं जो लोगों के दिलों को जीतने का हुनर जानते हैं। मैं इसको एक कदम आगे बढ़ के बोलूंगा कि उनको दिल जीतने के साथ साथ दिल लूटने का हुनर भी मालूम है। लोग कहते हैं ना कि आपने तो इतना बढ़िया कविता पाठ किया कि आपने मंच लूट लिया। जी, राजनीति में बीजेपी के दल में ऐसे लोग हैं, बीजेपी में, जो लोगों के दिलों को जीतते भी हैं और मौका आने पर उसको लूट भी सकते हैं, इतना वो हुनर रखते हैं। चलिए सर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, चेतन सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे योगेश यादव जी। लेकिन चेतन सिंह जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। बात करें पहले जनजातीय दिवस की, उसके बाद टंटिया भील के बलिदान दिवस पर सीएम शिवराज खुद पाताल पानी जाने वाले हैं। क्या मायने इसके निकाल सकते हैं हम? क्योंकि मायने तो राजनीति की तरह ही लोग निकालेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आजादी का जब हम 75वां उत्सव के साथ वर्ष मना रहे हैं, तो हम उन लोगों को इस उत्सव के वर्ष में प्रायोरिटी के तौर पर जोड़ रहे हैं जिनकी कहीं ना कहीं अभी तक अवहेलना हुई है। उनको वो उचित मुकाम आजादी के 75 साल के बाद भी नहीं मिला है जिसके वे सम्मान के हकदार हैं। क्या देश की आजादी के लिए हमारे आदिवासी बंधुओं के, वनवासी बंधुओं के योगदान को भुलाया जा सकता है? क्या महाराणा प्रताप की जो मुगलों पर विजय हुई थी, क्या उस इतिहास को कोई झुटला सकता है? अगर ये भील हमारे साथ नहीं होते, महाराणा प्रताप कभी युद्ध नहीं जीत पाते। दिन भर जो हथियारों की सप्लाई होती थी वो हमारे भील आदिवासी बंधु करते थे। आज भी अगर हम इसको देखें तो गोंडा बलरामपुर जो नेपाल की बॉर्डर पर है, आज भी उन्हीं परिस्थितियों में वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो मैं अभी नहीं कहूंगा, लेकिन संघ की दृष्टि से मैं 5-6 साल पहले वहां पर गया था और वहां पर जन कल्याण के जो काम चल रहे हैं उसमें हम लोगों ने कुछ पार्टिसिपेट किया था, कुछ मतलब जीवन यापन के लिए कई चीजें हम लोगों ने मुहैया कराई थी। तो क्या आजादी के 75 साल के बाद भी अगर कोई सरकार, अगर कोई पार्टी उनको उनका वाजिब हक देखने की बात कर रही है, सोच रही है, तो ये क्या कोई बुरी बात है? मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देता हूं कि 4 दिसंबर को वे भील टंटिया मामा के गृह क्षेत्र में जाने वाले हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारी सौगात उस बलिदान दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी देने वाले हैं। अभी राघवन जी भाई साहब को मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात है कि दिल जीतना, लोगों को लूटना। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ राघवन भाई कि दिल जीतना अलग बात है और देश को लूटना अलग बात है। लेकिन ये तो हर आदमी का अपना अपना जमीर है कि कौन दिल को जीतना चाहता है, कौन देशवासियों को, प्रदेशवासियों को जीतना चाहता है।
तो कौन इसकी आड़ में लोगों की खंजर में छुरा घोंपने का काम करता है? जिसकी नीति नियत नेता अगर स्पष्ट नहीं होंगे तो वहाँ ये भटकाव मिलेगा। लेकिन हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब हम काम करने आए, इससे पहले जिस क्लास से हम निकल करके आते हैं, शायद उसका नाम आरएसएस कहा जाता हो, शायद उसने हमको यही सिखाया है कि जो भी काम करना वतन के लिए करना, जो भी काम करना हिंदुस्तानी के लिए करना, जो भी काम करना ऐसा काम मत करना कि कभी उसका कोई भी काजल का टीका आपके माथे पर या इस परिवार पर लगे। तो मुझे लगता है ये चीज हमको अच्छा काम करने की प्रेरणा देती है और यही कारण है। आपका ये मानना है कि अच्छे काम करने की प्रेरणा देती, बने रहिएगा हमारे साथ। योगेश यादव जी, आपके पास आना चाहूंगा। और बीजेपी का मानना है कि सच्चाई सिर्फ वोट बैंक को साधने की नहीं है, सच्चाई ऐसे लोगों को साधने की है, ऐसे लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की है जिनका लंबे वक्त से पतन हो रहा है। देखिए आप सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अचानक ही आदिवासियों की याद कहां से आ गई भारतीय जनता पार्टी को? ये वोट बैंक को और वोट को साधने की कवायद नहीं तो और क्या। हमारे राघवेंद्र सिंह जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि आदिवासियों का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। 2018 की इनकी जो हार हुई है उसका मूल कारण आदिवासी सीट थी और कांग्रेस को इसमें इस बात में चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि कांग्रेस का तो मूल तत्व आदिवासी लीडरशिप पर आधारित रहा है और कांग्रेस ने उनके लिए कार्य किया। संघ आधारित एजेंडे पर जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है उसमें तो आदिवासियों की उपेक्षा और आदिवासियों को वो मान्यता ही नहीं प्रदान करते। जबकि कांग्रेस ने जिस तरीके से जमुना देवी, कांतिलाल भूरिया, बसंत राय उइके, दलबीर सिंह और बहुत सारे हमारे नेता शिवभानु सिंह सोलंकी, आदिवासी जिसमें 3 तो डिप्टी सीएम रहे, जमुना देवी, दलबीर सिंह और शिवभानु सिंह सोलंकी, हमने उनको नेतृत्व दिया, लीडरशिप दी। 2018 के बाद जब हमारी सरकार आई जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खरीद के ध्वस्त कर दिया, उस सरकार में भी हमारे मंत्री हनी बघेल, अपने बाला बच्चन, उमंग सिंगार, हमारी लीडरशिप आप देख रहे हैं। हमने चाहे वो बालाघाट हो, शहडोल हो, खरगोन हो, राजपुरा हो, जोबट हो, सब लीडरशिप को हमने मजबूत किया। हमने मंत्री बनाया था, इनको खरीद कर ले गए, अभी हमारी सुलोचना रावत को खरीद कर ले गए। तो इनके पास कोई आदिवासी वोट बैंक तो है नहीं, ये कांग्रेस के वोट बैंक पर हमला करते। और मैं पूछना चाहता हूं कि 17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 17 साल का एजेंडा। अब आप इवेंट प्रशासनिक ठेकेदारों को 100 करोड़ रुपए का तमाशा इवेंट खड़ा करके 100 करोड़ रुपया खर्चा करके, जिसमें से 23 करोड़ रुपया परिवहन और खाने पर, तो कि एक दिन खाना खिलाकर और गाड़ी में घुमाकर आदिवासी निश्चित ही राघवेंद्र सिंह जी बोलते हैं कि भोले रहते हैं, उनकी आवश्यकताएं कम रहती हैं, उनको इस तरीके से प्रलोभन दिया गया कि आपको भोपाल घुमाने ले जाएंगे। कई आदिवासियों से हमने व्यक्तिगत बातचीत की लौटते समय, तो उनको यही नहीं पता था कि वो किस लिए यहाँ पर आ रहे हैं। किसी ने कहा जमीन का पट्टा देंगे, किसी ने कहा कि हम आपको भोपाल में जाकर घुमाएंगे। तो ये इस तरीके का जो भ्रम, और प्रशासनिक ठेकेदार थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बस की तो बात ही नहीं कि आदिवासी उनकी बात मान ले। तो इन्होंने सारे सरकारी अमले का भयानक दुरुपयोग किया, वाहनों का दुरुपयोग किया और 100 करोड़ रुपए का तमाशा खड़ा करके ये आदिवासियों को अपना समझते हैं। आदिवासियों को अपना समझने के लिए आदिवासी क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। सुनील जी, मेरी बात मैं सर रोकना चाहूंगा, हमारे प्रबंध संपादक आपसे सवाल करेंगे। राघवेंद्र सर। यादव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं जो कुछ मैं कह रहा था उससे आप सहमत भी हैं और मैं आपकी बहुत सारी बातों से सहमत हूं। लेकिन एक पत्रकार के नाते एक सवाल है, बीजेपी तो 2003 के बाद से 15 वर्षों तक लगातार सत्ता में रही और सवाल लाजमी है कि तब तक उनको उसकी याद क्यों नहीं आई। लेकिन एक सवाल ये भी है कि 70 सालों से देश आज़ाद हुआ और लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही। आपने नाम गिनाया, शिवभानु सिंह सोलंकी से लेकर बसंत राव उइके, जमुना देवी, प्यारेलाल कंवर और कांतिलाल भूरिया, लेकिन मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। और ये बात हर पार्टी में है, लोग आदिवासियों की बात तो करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री कोई नहीं बनाता है। प्रदेश अध्यक्ष कभी कभार बना देते हैं कुछ दिनों के लिए, कांतिलाल भूरिया जी प्रदेश अध्यक्ष हो गए, 1-2 नाम और कोई बीजेपी गिना सकती है। अविभाजित मध्य प्रदेश में नंद कुमार साय को उन्होंने अध्यक्ष बनाया था बीजेपी का। सवाल ये कि वो बहुत छोटी सी बात में दिल उसका बहल जाता है, तो सबको लगता है कि बहुत आसान टारगेट है, इजी टारगेट है आदिवासी वोट को अपने पाले में लाना। तो सारे दल ये सोचते हैं कि इनको थोड़ा सा मामा कह दो, बहला लो, उनके साथ थोड़ा सा डांस कर लो, ढोलक बजा लो, तो इसमें वो आ जाते हैं अपने पाले में। तो आपको लगता है कि जो 2018 में कांग्रेस के पाले में गए थे आदिवासी,
क्या वो बने रहेंगे या बीजेपी जो कुछ कर रही है उससे वो छिटक जाएंगे? देखिए सर, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस ने जो लीडरशिप और आदिवासी नेतृत्व दिया हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेपथ्य में क्या है इसका कांड आपको पता लगाना हो तो आज से 25 साल पहले जहां टांटिया मामा भील पाताल पानी, जहां पर वो कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां पर उनको सलामी दी जाती है, वहां से मात्र 2 किलोमीटर दूर गांव खुर्दा है। वहां पर एक आदिवासी नेता प्यार सिंह नेनामा की हत्या क्यों की गई थी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न इसलिए बनता है कि भारतीय जनता पार्टी से ही पूछना चाहिए कि क्यों हत्या की गई थी। एक चीज जोड़ूंगा इसमें। हाँ, पुराने लोगों की तो हम जिक्र कर रहे हैं जो 200 साल पहले 300 साल पहले चले गए, लेकिन हाल की बात करें 1980 में शिव भानु सिंह सोलंकी सीएम बनने वाले थे, विधायक उनके पक्ष में थे। आपको स्मरण होगा कि अर्जुन सिंह जी जब सीएम बन गए थे। तो ये जो चीज होती है हर पार्टी करती है। मेरा सवाल किसी एक से नहीं था, कांग्रेस और बीजेपी से, सभी लोग उनको बहलाते हैं। ये मेरा कुल मिला के कहना था। नहीं, आपका कहना मैं आप आंशिक सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन जिस तरीके से समग्र रूप से कांग्रेस ने आदिवासियों के अधिकार के प्रति चेतन्यता रही, 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने वन अधिकार अधिनियम, वन समिति का गठन किया, वन अधिकार पट्टे का गठन किया, जिसका क्रियान्वयन आज तक ना केंद्र सरकार कर रही है ना मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। और प्रदेश सरकार ने कांग्रेस की भावना के अनुरूप कभी कोई कार्य नहीं किया, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रदेश में आदिवासियों के लिए मंत्रणा परिषद का गठन आज तक नहीं हुआ, जो कि भारत के संविधान में ये व्यवस्था लागू है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक दिन जाएंगे और बहुत भाषण देंगे और आप राम की बात करेंगे, तो राम ने तो जाकर सबरी के झूठे भेड़ खाए थे, केवट की नाव में जाकर यात्रा की थी। तो ये आपको आत्मसात करना पड़ेगा। आप राम तत्व को आदिवासियों से मिलाते हैं तो ये सिर्फ आप भाषण की लप्पाजी ना हो, आपके अंदर वो तत्व आना चाहिए। आदिवासी इस बात को समझता है कि कौन हमारा है कौन पराया है। और लोग थोड़ी भूल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में शिवपुरी में हत्या हुई, उस दिन हुई, एक दिन पहले 15 तारीख को कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी को, 14 तारीख को शिवपुरी में एक आदिवासी की हत्या हुई है, नेमावर में परिवार की हत्या हुई, डबरा, बालाघाट, खरगोन में क्या कांड हुए आप अच्छी तरह जानते हो। ये आदिवासियों के लिए, जिसको बोलते हैं ना बगुला भगत, एक टांग ऊपर उठाकर अब तमाशा खड़ा करना, तो आदिवासी समझता है, आदिवासी कभी इनके साथ जोड़ने वाला नहीं है। सर, तो कांग्रेस का कुल मिलाकर यही मानना है कि एक तमाशा किया गया है। जवाब ले लूंगा मैं चेतन सिंह जी से। चेतन सिंह जी, देखिए, कांग्रेस ने सदैव वनवासियों का कल्याण किया है। भैया अभी राघवेंद्र भाई पूछ रहे थे, मैं भी पूछना चाहता हूं कि आखिर शिवभानु सोलंकी जी में कौन सी खराबी थी कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और एंड टाइम पर आपने क्या किया, अर्जुन सिंह जी को बना दिया। जमुना देवी को आपने डिप्टी सीएम बनाया, कभी सीएम भी बना देते। अरविंद नेताम जी इतने बड़ा नाम था, कभी आप उनको बना देते। अभी आप दलवीर सिंह जी की बात कर रहे, उन्हीं दलवीर सिंह की बेटी हिमाद्री सिंह को भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन करनी पड़ी? इसका जवाब है आपके पास। आपने केवल वोट बैंक की राजनीति की है। अगर अभी आप कह रहे हो कि हमने आदिवासियों पर खर्च किया, आदिवासियों के शौर्य सम्मान के लिए इससे भी ज्यादा आवश्यकता होगी तो हमारी सरकार खर्च करेगी, हमारी पार्टी खर्च करेगी। आईफा अवार्ड पर 500 करोड़ रुपए कमलनाथ ठुमकने वालों पर खर्च कर रहे थे, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है। देश के मूल लोगों पर उंगली उठाने का काम हमेशा आपने किया। आपकी सरकार का लिखित आदेश है कि आदिवासी अपने नाम के आगे हिंदू नहीं लिखेंगे। कौन है ये हिंदू नहीं है तो कौन है, बताइए आप मेरे को। क्या इस तरह से देश को तोड़ने की कोशिश? जल जंगल जमीन की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेत्री बहन उमाश्री भारती जी ने लड़ी है। तो जल जंगल जमीन के जितने भी अधिकार दिए हमारी सरकार ने दिए। मुल्ताई गोली कांड में किसानों पे गोली चलाई थी, कितने आदिवासी बंधुओं को आपने मारा है, आपको है जानकारी योगेश जी? है तो बताइए, मुझे आपको बताता हूँ। 11 आदिवासी बंधुओं को आपकी पुलिस की गोली ने मारा था, और आप कहते हो कि इस तरह की बातें नहीं करो। आईफा अवार्ड का 500 करोड़ रुपए का आपने कभी हिसाब दिया? देश की जनता जनार्दन को देने की कभी कोशिश आपने की? वोट बैंक की राजनीति आप कहते हो आदिवासी हमारे साथ कभी थे नहीं क्या? 2003 से लेकर के 2015 तक जो हमारी सरकार बनती थी, मतलब हमारी सरकार बिना आदिवासी बंधुओं के समर्थन के बन रही थी। किस तरह का झूठ, किस तरह का मजाक। और अभी आप मुझे बताएंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी आदिवासी बंधु की सीट अगर आपको मिली है तो आप बता दीजिए मेरे को कि आपको कोई सीट मिली है। देश भर में आदिवासी आपको
धिक्कारता है, नकारता है। क्यों? क्योंकि आजादी के 55 साल इस देश में शासन करने के बाद जो पार्टी कहती है मनमोहन सिंह ने ये कर दिया था, इंदिरा जी ने ये कर दिया था, मनमोहन सिंह जी ने, नरसिम्हा राव जी ने ये कर दिया था। अरे हिम्मत थी तो करके दिखाते ना। शिलान्यास करना आता है, केवल भूमि पूजन करना आता है। परमाणु पोखरण का माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काम कर दिया। लेकिन चेतन जी, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा। साथ ही साथ सर, आदिवासी ये भी जानना चाहते हैं कि बड़ा आयोजन तो आपने किया है, लेकिन उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अगला कदम क्या रहेगा सरकार का? देखिए, हम तो 3 दिन से इसी विषय पे बात कर रहे हैं और आज मैं फिर से आपके कहना चाहता हूं कि अब आदिवासी बंधुओं के कल्याण के लिए हम हर प्रदेश में केंद्र सरकार की तरफ से अलग बोर्ड बनाने जा रहे हैं। हम इनके हर बच्चे को डेप्थ पर जाकर के, कोई बच्चा, आज मेरी बात आप गंभीरता के साथ नोट कर लीजिए, आदिवासी वनवासी बंधुओं का कोई भी बच्चा, बेटा बिटिया अब बिना हायर सेकेंडरी के नहीं रहेगा। और अगर आवश्यकता पड़ी तो 10वीं के बाद, मैट्रिक के बाद इन बच्चों के पढ़ाई का पूरा पालन पोषण खर्च और इवन स्कूल ले जाने लाने के लिए गाड़ी का इंतजाम भी भारतीय जनता पार्टी की जहां जिन प्रदेशों में सरकार है ये हम करने वाले हैं। 89 ब्लॉकों में उनका राशन उनके ही दरवाजे पर जाकर के जो हेरा फेरी कर लोग करते थे वो भी सुन लें कि अब गरीबों का राशन, आदिवासियों का राशन, वनवासी बंधुओं का राशन, अब ये नहीं कह सकते आपके थंब नहीं आया, ये नहीं कहेंगे कि नेटवर्क नहीं आया, आपको उसके घर जाकर के देना होगा। उच्च शिक्षा के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए जितनी भी प्रकार की कोचिंग होगी अब ये सरकार चलाएगी। सरकार के संरक्षण में इनको रहना है, हर जगह हर ब्लॉक पर। अभी हमने 48 वर्चुअल माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किए एकलव्य छात्रावास के, ये इनके कल्याण के लिए ही है। और जिन लोगों ने इनके जल, जमीन और जंगल पर अपना मालिकाना हक दर्शाया है या कब्जे किए हैं, देखिए 15-20 दिन में इसके खिलाफ भी सरकार एक पूरा रोड मैप बना रही है और एक घोषित रूप से अभियान चला करके इनका अधिकार देने और दिलाने के लिए सरकार और पार्टी अपने स्तर पर कार्यक्रम करेगी। बिल्कुल। लेकिन चेतन सिंह जी, कांग्रेस का तो ये भी मानना है कि जब कमलनाथ सरकार थी तो आदिवासी वर्ग को साधने के लिए साहूकारों की कर्ज मुक्ति को दिलाने के लिए कानून बनाया गया। इसके अलावा गौठान विकास, विश्व आदि दिवस, ऐसे तमाम लुभावनी बातें भी कांग्रेस के द्वारा कही गई थी। बस लुभावनी की गई ना, करा तो कुछ नहीं। और आप उनकी क्या बात करते हो जो आज भी कहते हैं कि मुगल कालीन सल्तनत बहुत अच्छी थी, उनका काल बहुत अच्छा था, उनकी सरकार बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी तो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत मां के 2 टुकड़े करने की क्या जरूरत थी? बनाना था ना जिन्ना को प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं रोका था। अगर देश में इतने अच्छे मुगलों का काल था और उन मुगलों का जिन्होंने हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को तहस नहस किया, लाखों हिंदुओं की हत्या कर दी, लाखों लोगों का कन्वर्सन किया, अगर उनकी तारीफ इस तरह के तलवे चाटने वाले लोगों से क्या बात करते हो? अभी योगेश जी कह रहे थे। हमारी चर्चा किसी दूसरे विषय पर जाती नजर आ रही है, मैं आपके पास आऊंगा। योगेश यादव जी। जी, पहली बात तो मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम से सीएम की बात कर रही थी कांग्रेस ने। आपने डिप्टी सीएम कितने बना दिए आदिवासी? अच्छा, मैं तो आपको एक इस टीवी के माध्यम से एक चुनौती दे रहा हूं कि विजय शाह का आदिवासी आपके मंत्री हैं, सुलोचना रावत अभी जीत के आई है, कल शपथ दिलवा दीजिए मुख्यमंत्री जी का। हम 2023 के लिए नया एजेंडा घोषित कर देंगे। आप अभी शपथ इनकी मुख्यमंत्री के, आप आदिवासियों के बड़े हितैषी बन रहे हैं ना, तो आपको मैं कह रहा हूं कि विजय शाह या सुलोचना रावत जी को अभी कल शपथ दिलवा दीजिए। शिवपुरी की हत्याकांड, नेमावर परिवार में हत्या, सब अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस ने 89 विकास खंडों में 1-1 लाख रुपए की राशि आवंटित की थी कि धूमधाम से आदिवासी अपना त्योहार मना सके। उस राशि को रोक दिया गया भारतीय जनता पार्टी, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। और मैं आपको एक आरोप और लगा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुत्व को आदिवासियों से जोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का घोषित एजेंडा है कि आदिवासियों को ये हिंदू नहीं मानते। ये बात प्रमाणित हो चुकी है और ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अब इनको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि इनका मूल लक्ष्य है कि जब तक आदिवासी हमारे साथ नहीं होगा, 2.2 करोड़ आदिवासी वोटर्स जो हमारे साथ नहीं हो पाएंगे तो कभी हम सरकार नहीं बना सकते। आप आदिवासी के उत्थान और सम्मान के कार्य तो कीजिए। चलिए डिप्टी सीएम बना दीजिए, सुलोचना रावत को डिप्टी सीएम बनाइए, सीएम बना दीजिए। आप हितैषी बनते। आपकी सरकार ने क्या किया? आपके गुप्त एजेंडे क्या है? आपके सीक्रेट अनुवांशिक संगठन जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, उन अनुवांशिक संगठनों का आदिवासियों के खिलाफ
क्या कार्य किया गया, ये एक बहुत बड़ा शोध का विषय है। माननीय राघवेंद्र सिंह जी मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं किस बात का इशारा कर रहा चलिए हूं। बिल्कुल सर, राघवेंद्र से मैं इसका जवाब ले लूंगा। राघवेंद्र सर, इसका जवाब तो दीजिए, लेकिन साथ ही साथ एक बात और बताइए सर, छटपटाहट आखिर किसकी ज्यादा नजर आ रही है आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि ये छटपटाहट दोनों तरफ बराबर की है, क्योंकि 18 में बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी और उन्हीं आदिवासी, चाहे वो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की बात करें या दूसरे आदिवासी विधायकों की बात करें, तो बहुत सारे आदिवासी विधायक कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में आए। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों की छटपटाहट बराबर की है और भविष्य को लेकर दोनों चिंतित है। मुझे लगता है कि जो दल बहुत तेजी से इस पर काम करेगा, अगली सरकार उसी दल की मुझको बनती हुई दिखेगी, क्योंकि ये जो आपने बात की है यादव जी ने, 2.25 करोड़ वोट की आदिवासियों की, ये बहुत बड़ा फिगर है और ये बाजी पलटने के लिए पर्याप्त है। लेकिन सर, आदिवासियों का जो विकास अब तक होना चाहिए था, वो आखिर विकास क्यों नहीं हुआ है? योजनाओं की बात कर लें या ऐसी बातें कर लें महत्वाकांक्षी, भले कांग्रेस की हम बात करें तो तमाम ऐसी बातें गिनाती जाती हैं, योजनाएं गिनाती जाती हैं, लेकिन धरातल पर यदि वो आदि भी पहुंचती होती तो आज आदिवासियों का यह स्तर नहीं होता जो वर्तमान दौर में देखने को मिल रहा है। होता क्या है कि पार्टियां वोट चाहती हैं बस, और वो इतना चाहती हैं कि लोग बहुत ज़्यादा लिख पड़ जाएंगे, समझदार होंगे तो फिर वो अधिकारों की बात करेंगे। तो कोई भी लीडर, कोई भी पार्टियां, पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, वो अक्सर उतना ही काम करती थी जितने में उनको वोट मिल जाए, उसके बाद वो 5 साल के लिए भूल जाते थे। हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में लोग याद रखेंगे और सवाल भी करेंगे कि आपने वादे किए थे तो पूरे क्यों नहीं हुए। ये आदत जब वोटरों में आ जाएगी तो फिर सरकार वो सब काम करेंगी जो वादे करके सत्ता में। चलिए बिल्कुल सर, अब देखना ये होगा कि आखिर आदिवासियों को साधने के लिए और क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो बात यदि देश के दिल की कर ले तो आदिवासी देश के दिल में है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार एक कदम आगे बढ़कर आदिवासियों को साधने के लिए हर मुमकिन रणनीति बना रही है। बात यदि कांग्रेस की करे तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है, लगातार कोशिशें की जा रही है आदिवासियों को साधने की, और जो बड़ा वोट बैंक आदिवासियों का है मध्य प्रदेश में, अब देखना होगा कि साधने के लिए जो रणनीति बनाई गई है धरातल पर ये कितनी कारगर साबित होगी। और इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।